जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आहट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे अपने देश भारत में शायद ही कोई अनजान होगा। आज की ये कहानी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। आज हम आप सभी को एक ऐसी घिनौनी घटना का दर्दनाक हादसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा और शायद आप सभी का इंसानियत पर से भरोसा भी उठ जाएगा। आज की कहानी है डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की, जिनको बिना कुछ किए ही बेहद खौफनाक मौत नसीब हुई। कहानी के हर पहलू से रूबरू होने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। प्रियंका रेड्डी जैसे रेप और हत्या के कारनामे आए दिन हमें अपने चारों ओर सुनने को मिलते रहते हैं। हमारे देश में दरिंदे बढ़ते ही चले जा रहे हैं जो अपनी हैवानियत के चलते कुछ भी कर डालते हैं। इनकी हवस और हैवानियत का खामियाजा मासूम जनता को भुगतना पड़ता है। हमारे आसपास कुछ राक्षस मनोस्थिति के लोग रहते हैं जिनको शिक्षा या फिर मानवता का ज्ञान नहीं होता है। उन्हें इंसानियत की परिभाषा तक नहीं पता होती है। ऐसे ही लोग हमारे समाज को गंदा करते चले जा रहे हैं तथा निर्दोष मासूमों की जिंदगियों को बर्बाद करते जा रहे हैं। आमतौर पर ये मानव शरीर में राक्षस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस से मतलब रखते हैं। इनके लिए इंसान और इंसानियत कुछ मतलब नहीं रखती है। प्रियंका रेड्डी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर सातनगर में रहती थी। प्रियंका एक जानवरों की डॉक्टर थी। प्रियंका अभी केवल 27 साल की थी। वैसे तो प्रियंका का घर सातनगर में था, लेकिन ये अपनी ड्यूटी के कारण अपने घर से 30 किलोमीटर दूर शमशाबाद जाया करती थी। ड्यूटी इतनी दूर होने के कारण प्रियंका ने अपनी सुविधा के लिए एक स्कूटी खरीद ली थी। स्कूटी लेने के बाद प्रियंका ड्यूटी स्कूटी से ही जाया करती थी। प्रियंका को 30 किलोमीटर स्कूटी चलाने में बड़ी ही असुविधा होती थी, जिसके कारण ये अपनी स्कूटी एक टोल प्लाजा पर खड़ी करके बस से अपनी ड्यूटी स्थल तक पहुंच जाया करती थी। धीरे धीरे प्रियंका का यह डेली रूटीन बन चुका था। घर से टोल प्लाजा तक स्कूटी से जाना, फिर टोल प्लाजा में स्कूटी पार्क करके टोल प्लाजा से बस पकड़कर ड्यूटी स्थल तक बस से जाना तथा ड्यूटी करके वापस घर आना। पहले तो प्रियंका को बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें इस भाग दौड़ की आदत हो गई और वो अपने इस रूटीन में घुल मिल गई तथा बड़े ही आराम से अपनी ड्यूटी करने लगी। ड्यूटी करते हुए प्रियंका की जिंदगी में एक काला दिन आया। 27 नवंबर 2019 को भी प्रियंका हमेशा की तरह स्कूटी से टोल प्लाजा तक गई तथा वहां स्कूटी पार करके कैब से क्लिनिक चली गई। 27 नवंबर को ही प्रियंका का स्किन के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। प्रियंका को स्किन प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी। डॉक्टर प्रियंका अपने क्लिनिक का काम खत्म करने के बाद अपने स्किन के डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर से अपना चेकअप कराते कराते प्रियंका को रात के 9 बज गए, लेकिन प्रियंका को ये चीज अच्छे से पता थी कि उसको डॉक्टर से मिलते मिलते रात हो जाएगी। ये चीज प्रियंका ने अपने घर में बता रखी थी कि उसको आज घर आने में देर हो जाएगी, इसलिए घर वाले भी एकदम बेफिक्र थे। प्रियंका अपनी ड्यूटी और डॉक्टर से मिलकर रात के 9:18 पर टोल प्लाजा पहुंचती है। टोल प्लाजा पहुंचकर प्रियंका जैसे ही अपनी स्कूटी निकालती है तो पाती है कि उसकी स्कूटी पंचर हो चुकी थी। प्रियंका स्कूटी को पंचर देखकर घबरा जाती है, क्योंकि एक तो वो अकेले थी और दूसरा रोड भी एकदम सुनसान हो चुकी थी। रात ज्यादा होने के कारण उस रोड से ट्रक के अलावा कोई और गाड़ी नहीं गुजर रही थी। प्रियंका ने देखा कि वो सुनसान रोड पर इकलौती लड़की थी। बाकी के सभी आदमी उन्हें अकेला देखकर घूरे जा रहे थे। प्रियंका को ये सारी चीजें बेहद परेशान कर रही थी। प्रियंका डरी सहमी सी एक ट्रक के पीछे खड़ी थी। प्रियंका को अकेला परेशान देखकर एक लड़का मोहम्मद आरिफ, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, प्रियंका के पास जाता है और उससे उसकी समस्या पूछता है। प्रियंका को आरिफ का रवैया सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो आरिफ से मदद लेने से मना कर देती है। प्रियंका के मना करते ही आरिफ वहां से चला जाता है। आरिफ के वहां से जाने के बाद प्रियंका को बेहद डर लगने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी। जब प्रियंका को कुछ समझ नहीं आता और ना ही कहीं से मदद मिली तो वो अपनी बहन को कॉल करती है और कहती है कि मेरी स्कूटी पंचर हो चुकी है, मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ, यहाँ मेरे अलावा कोई और लड़की नहीं है। प्रियंका की बहन उसे समझाते हुए कहती है कि तुम स्कूटी को वहीं छोड़कर किसी से लिफ्ट लेकर घर चली आओ, हम स्कूटी को कल वहां से उठा लेंगे। प्रियंका अपनी बहन की इस बात को साफ मना कर देती है, क्योंकि उसने स्कूटी को बड़ी मुश्किलों से लिया था, इसलिए स्कूटी को अकेला छोड़ पाना प्रियंका के लिए एक बड़ा टास्क था। प्रियंका के फोन रखते ही
एक दूसरा लड़का वहां पर आता है और प्रियंका से उसकी समस्या पूछकर उसकी मदद करने को बोलता है। इस दूसरे लड़के का नाम था जोलू शिवा। प्रियंका के पास जोलू से मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था, क्योंकि रात इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब उसे लिफ्ट लेना भी सही नहीं लग रहा था। प्रियंका जब जोलू शिवा से बात करती है तो जोलू प्रियंका को थोड़ा सही लगता है। प्रियंका जोलू को अपनी स्कूटी दे देती है। वो प्रियंका की स्कूटी लेकर उसको पंचर बनवाने चला जाता है, लेकिन वो कुछ देर बाद जब वापस आता है तो प्रियंका से बताता है कि जहां मैं आपकी स्कूटी बनवाने के लिए ले गया था वहां की दुकान अब बंद हो चुकी है। इतना सुनते ही प्रियंका और परेशान हो जाती है तथा झटपटाने लगती है। तभी जोलू प्रियंका से कहता है, यहाँ पास में ही एक और दुकान है, अगर आप परमिशन दे तो हम आपकी स्कूटी को ट्रक में डालकर पंचर बनवाने ले जाते हैं। स्कूटी को ट्रक में डालने की बात सुनकर प्रियंका भड़क जाती है और तेज आवाज में जोलू को मना कर देती है। प्रियंका के मना करते ही जोलू शिवा बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। प्रियंका के हिसाब से फोन कट चुका था, लेकिन प्रियंका की बहन अभी तक कॉल पर ही थी तथा वो सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर तक तो वो कॉल चलती है, परंतु कुछ देर बाद कॉल कट जाती है। जब कॉल कटी तब 9:44 था। प्रियंका की बहन कुछ देर तक अपनी बहन के कॉल का वेट करती है, लेकिन जब प्रियंका का दोबारा कॉल नहीं आता तो वो खुद प्रियंका को दोबारा कॉल करती है। जब प्रियंका को उसकी बहन कॉल करती है तो वो पाती है कि उसकी बहन प्रियंका का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। फोन ऑफ होने के बावजूद प्रियंका की बहन कोई स्टेप नहीं लेती। वो खुद ही सब कुछ सोच विचार कर लेती है। वो सोचती है शायद बैटरी न होने के कारण प्रियंका का फोन ऑफ हो गया होगा। वो खुद ही अब टैक्सी लेकर घर आ जाएगी। घर वालों को इंतजार करते हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन इस बीच ना तो प्रियंका की कोई कॉल आई और ना ही प्रियंका खुद घर पहुंची। अब जब 2 घंटे हो गए तो घर वालों का इंतजार बेचैनी में बदलने लगा। प्रियंका ने बहन को बताया था कि वो टोल प्लाजा पर खड़ी है, इसलिए उसकी बहन बाकी सबको भी यही बताती है कि प्रियंका की स्कूटी टोल प्लाजा पर पंचर खड़ी थी, इसलिए प्रियंका भी वहीं पर होगी। प्रियंका की बहन वैसे ही बहुत देर कर चुकी थी। वो अब बिना टाइम गंवाए अपनी गाड़ी लेकर टोल प्लाजा पर पहुंच जाती है। वो टोल प्लाजा पहुंचकर उस जगह पर जाती है जहां प्रियंका अपनी स्कूटी पार्क किया करती थी। वहां पहुंचकर प्रियंका की बहन बेहद घबरा जाती है, क्योंकि वहां पर ना ही स्कूटी थी और ना ही उसकी बहन प्रियंका थी। अब रात के 12 बज रहे थे, परंतु प्रियंका का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब प्रियंका की बहन बिना कुछ सोचे समझे सीधे साइबराबाद पुलिस स्टेशन जाती है, क्योंकि यही पुलिस स्टेशन सबसे नजदीक था। जब प्रियंका की बहन अपनी बहन के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने को बोलती है तो पुलिस वाले उससे प्रियंका के गायब होने वाली जगह की एग्जैक्ट लोकेशन मांगते हैं। वो उन्हें वहां की लोकेशन देती है जहां से प्रियंका गायब हुई थी। पुलिस वाले लोकेशन का नाम सुनते ही प्रियंका की बहन से कहते हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता है। आप शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाइए। लेकिन पुलिस की ये चीज़ एकदम गलत थी, क्योंकि कानून में साफ साफ लिखा है कि तुम पहले लोगों की मदद करो, उसके बाद अपना और दूसरों का एरिया देखो। लेकिन प्रियंका की बहन बिना कुछ बोले ही वहां से भागी भागी शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाती है। वहां पहुंचकर प्रियंका की बहन पुलिस को सारी घटना बताती है। पूरी कहानी सुनकर पुलिस की टीम तुरंत टोल प्लाजा पर जाती है। वहां जाकर पुलिस की टीम चप्पे चप्पे की बड़ी ही सावधानी से तलाशी लेती है। अब एक तरफ जहां पुलिस की टीम अपनी ड्यूटी पूरे मन से करने में लग जाती है, दूसरी तरफ प्रियंका की फैमिली वाले भी एक दूसरे को कॉल कर कर खबर देते हैं कि प्रियंका अचानक गायब हो गई है। सारे रिश्तेदार प्रियंका की गुमशुदगी की खबर मिलते ही उसे खोजने में लग जाते हैं। प्रियंका की फैमिली तथा उसके घर वाले सभी मिलकर उसे पूरी रात खोजते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। प्रियंका के ना मिलने पर सभी लोग निराश हो जाते हैं तथा सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होते ही वो अपनी छानबीन और भी जोरों से शुरू कर देते हैं। उधर सुबह होते ही टोल प्लाजा से करीब 50 किलोमीटर दूर एक दूध वाला गुजर रहा था। तभी उसे वहां पर एक जली हुई चीज दिखती है। पहले तो दूध वाले ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उसके पास जाकर उसे देखा तो वो वहां का नज़ारा देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि वहां पर कोई जली हुई चीज नहीं पड़ी थी, बल्कि वहां पर किसी की अधजली लाश पड़ी हुई थी। लाश देखते ही दूध वाले ने बिना टाइम गंवाए तुरंत पुलिस को कॉल की। लाश की खबर मिलते ही शमशाबाद पुलिस स्टेशन से तुरंत पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस लाश को देखती है, लेकिन उन्हें लाश के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता कि वो लाश किसकी है।
जब पुलिस की टीम लाश के आसपास सही से छानबीन करती है तो उन्हें लाश के पास से जला हुआ दुपट्टा और एक गणेश जी की मूर्ति मिलती है। जैसे ही पुलिस को ये चीजें मिलती हैं तो उन्हें समझने में देर नहीं लगती है कि ये लाश किसकी है, क्योंकि प्रियंका की बहन पुलिस को प्रियंका का सारा हुलिया बता रखा था। पुलिस लाश को बरामद करने के बाद प्रियंका की फैमिली को वहां बुलाती है। जब प्रियंका की फैमिली वहां पहुंचती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। जली हुई लाश को देखकर उनके अंदर की सारी उम्मीदें जल जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी प्रियंका के साथ ऐसा हो जाएगा। लाश की पहचान करने के बाद प्रियंका के घर वाले बेसुध होकर लाश के पास बैठकर रोने लगते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम प्रियंका की जली हुई लाश को ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। ऑटोप्सी से जो सच सामने आता है वो और भी भयानक होता है। ऑटोप्सी से पता चलता है कि प्रियंका के साथ गैंग रेप हुआ था। इतना ही नहीं, गैंग रेप करने के बाद गला घोटकर प्रियंका को मारा गया है। प्रियंका को मारने के बाद उसके ऊपर कैरोसिन ऑयल डालकर उसको जला दिया गया था। प्रियंका के साथ हुई हैवानियत को सुनकर पुलिस वाले तथा उसके घर वाले उसके लिए और भी तड़प उठते हैं। जैसे ही ये बात न्यूज के द्वारा लोगों को पता चलती है तो लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं तथा लोगों का एक बड़ा काफिला सड़कों पर उतर जाता है और प्रियंका के लिए इंसाफ की मांग करने लगता है। पूरी पब्लिक की बस एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर उन्हें मौत की सजा दी जाए। लोगों के धरना प्रदर्शन के कारण ये केस पूरे देश में फैल जाता है, जिसके कारण पुलिस पर ऊपर से दबाव पड़ने लगता है। पुलिस इस केस की बड़ी ही सख्ती से जांच करती है तथा इस केस को सुलझाने में अपना खून पसीना एक कर देती है। पुलिस टोल प्लाजा तथा सभी आसपास की जगहों की सीसीटीवी फुटेज निकाल लेती है। सीसीटीवी फुटेज निकलवाते ही पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लग जाता है। सीसीटीवी फुटेज देखते ही पुलिस को 4 ट्रक ड्राइवर दिखते हैं जो पुलिस को बाकी सभी से अलग लगते हैं। उनको फोटो में देखते ही पुलिस को उन पर शक हो जाता है। पुलिस तुरंत उनके ट्रक का नंबर निकालती है और फौरन ट्रकों के मालिक से कांटेक्ट करती है। पुलिस ट्रकों के मालिकों से पूछती है कि इस नंबर के ट्रक आपके हैं, तो पुलिस के इस सवाल पर सभी बताते हैं कि हाँ सर, ये हमारे ट्रक है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि 27 नवंबर को ये ट्रक किसके पास और कहाँ था। ट्रक का मालिक पुलिस को बताता है कि ट्रक 27 नवंबर को मोहम्मद आरिफ के पास था, वही मेरे ट्रक का ड्राइवर है। पुलिस अपने रात दिन एक करके मोहम्मद आरिफ को पकड़ लेती है। आरिफ को पकड़ने के बाद आरिफ बाकी के 3 लोगों के नाम बताता है। आरिफ बताता है कि उस रात मेरे साथ जोलो शिवा, चिंता कुंता और जोलो नवीन थे। इस केस में पुलिस बड़ी ही सख्ती बरत रही थी। 27 को प्रियंका गायब हुई थी। 28 नवंबर को जैसे ही पुलिस को उसकी बॉडी मिली, उन्होंने 29 नवंबर को चारों आरोपी अपने पकड़ में ले लिए। वैसे तो आए दिन पुलिस के ऊपर अनेकों उंगलियां उठती है, लेकिन इस केस में पुलिस ने जो अपना रोल निभाया था वो वाकई तारीफ के काबिल था। चारों अपराधियों को पुलिस पहले तो शमशाबाद पुलिस स्टेशन ले जाने की सोचती है, लेकिन पुलिस ये अच्छे से जानती थी कि अगर इन चारों को वहां ले गए तो पब्लिक इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सारी चीजें सोचकर पुलिस अपना प्लान बदल देती है तथा कोर्ट से परमिशन लेकर चारों अपराधियों को शमशाबाद से 90 किलोमीटर दूर चेरापल्ली पुलिस स्टेशन ले जाती है तथा वहां चारों अपराधियों को बंद कर दिया जाता है। वहां ले जाकर पुलिस उन अपराधियों को बंद तो कर देती है, परंतु उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं करती। पुलिस की टीम 2 दिसंबर को कोर्ट से परमिशन लेती है उन सभी हैवान अपराधियों से पूछताछ करने की। कोर्ट पुलिस को 10 दिनों की परमिशन देती है उन सभी हैवानों से पूछताछ करने के लिए। पुलिस 4 दिसंबर से उन सभी भेड़ियों से पूछताछ करनी शुरू करती है। जब वो चारों अपना मुंह खोलते हैं तो पूरी हैवानियत की कहानी सुनकर पुलिस की टीम भी प्रियंका के लिए रो पड़ती है। वे सभी बताते हैं कि 26 नवंबर को हम टोल प्लाजा अपना ट्रक लेकर गए थे। हमें ट्रक को खाली करने की जगह पता नहीं थी, इसलिए हम टोल प्लाजा पर ही इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि 27 नवंबर को प्रियंका अपनी स्कूटी लेकर टोल प्लाजा पर आती है। प्रियंका अपनी स्कूटी हमारे ट्रक के पीछे पार्क करके टैक्सी से अपने क्लिनिक चली जाती है। वे सभी पुलिस वाले को बताते हैं कि हमने जैसे ही प्रियंका को देखा तो हम पागल हो गए और उसके साथ हैवानियत करने का मन बना बैठे। हम सभी मिलकर प्लान बनाने लगे कि कैसे प्रियंका को फंसाया जाए। तभी जोलो नवीन जाकर प्रियंका की स्कूटी का टायर पंचर कर देता है। प्रियंका की स्कूटी का टायर पंचर करके हम चारों प्रियंका के आने का इंतजार करने लगे। प्रियंका का इंतजार करते हुए इन्होंने बेहद शराब पी डाली। तभी अचानक उन दरिंदों का इंतजार खत्म हुआ और 9:18 पर प्रियंका वहां जा पहुंची। प्रियंका वहां पहुंचकर अपनी स्कूटी पंचर देखकर घबरा जाती है। इसी बीच आरिफ
अपनी हवस के चलते प्रियंका की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन प्रियंका उसे देखते ही उसकी मदद लेने से साफ मना कर देती है। जब आरिफ की दाल नहीं गलती तो जोलो शिवा वहां पर जाता है। जोलो शिवा से प्रियंका हेल्प ले लेती है, लेकिन वो तो प्रियंका को खंगालने गया था कि कोई उसे लेने तो नहीं आ रहा। जैसे ही प्रियंका की बहन का कॉल कट जाता है तो वो सभी रोड का मुआयना करते हैं। रोड 10 बजे तक पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। सारी चीजों को देखकर चारों ने मिलकर प्रियंका को घेर लिया और बड़ी ही बेरहमी से उसका गैंगरेप कर दिया। जब प्रियंका तड़प कर चिल्लाने लगी तो इन्होंने उसे भी शराब पिला दी तथा उसके कपड़े लेकर उसी के मुंह में ठूंस दिए। जब चारों ने अपनी हवस पूरी कर ली तो चारों ने मिलकर प्रियंका का गला घोटकर उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। ये सब कर कर चारों दरिंदों को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। चारों ने मिलकर मर्डर तो कर दिया, पर अब ये डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की जगह खोजने लगे। तब इनके घटिया दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। इन्होंने लाश को कंबल में लपेटा और 2 लोग ट्रक में लाश डालकर किसी सुनसान जगह की तलाश करने लगे तथा ट्रक के पीछे 2 लोग प्रियंका की स्कूटी लेकर निकल पड़े। 2 लोग बचते बचाते ट्रक को सुनसान जगह पर ले गए। जो 2 लोग स्कूटी पर थे उन्हें उस सुनसान जगह में पेट्रोल लेकर पहुंचना था। जब स्कूटी लेकर 2 लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वो दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं। वो जब पेट्रोल बोतल में मांगते हैं तो पेट्रोल पंप में काम करने वाले वर्कर पेट्रोल को बोतल में देने से साफ मना कर देते हैं। जब इन्हें पेट्रोल नहीं मिलता है तो दोनों ट्रक के पीछे चले जाते हैं और पेट्रोल न ला पाने की वजह बताते हैं। जब इन्हें पेट्रोल नहीं मिलता तो ये ट्रक से अपना स्टोव निकालते हैं और स्टोव से कैरोसिन ऑयल निकालकर फ्लाईओवर के नीचे मौका देखकर प्रियंका के ऊपर कैरोसिन ऑयल डालकर उसे बड़ी ही बेरहमी से जला देते हैं। प्रियंका को पूरा जलाने के बाद ये सभी वहां से भाग जाते हैं। इनको एक पल के लिए लगा था कि ये सभी कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। पुलिस उनसे प्रियंका की स्कूटी के बारे में पूछती है तो पुलिस को स्कूटी की जगह बताते हैं। पुलिस उस जगह जाती है तो वहां से प्रियंका की स्कूटी बरामद करती है। इसके बाद पुलिस उन चारों को लेकर वहां जाती है जहां उन्होंने मासूम प्रियंका को जलाया था। वहां जाकर वो दरिंदे पुलिस पर हमला कर देते हैं। आरिफ और चिंता कुंता पुलिस की बंदूकें छीन लेते हैं तथा गोलीबारी शुरू कर देते हैं। बाकी के बचे 2 लोग जमीन से पत्थर उठाकर पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे सभी पुलिस को घायल करके वहां से भागने लगते हैं। पुलिस भी उन चारों के पीछे भागती है तथा उन्हें वार्न करती है कि चारों लोग सरेंडर कर दो वरना सारे मारे जाओगे। लेकिन वो चारों पुलिस जब समझाकर थक जाती है तो उन पर गोलीबारी शुरू कर देती है तथा चारों का इनकाउंटर कर देती है। जब पब्लिक को पता चलता है कि वो चारों अपराधी मारे गए हैं तो पूरी पब्लिक बेहद खुश हो जाती है तथा पुलिस को सैल्यूट करती है। पुलिस ने इस केस में बड़ी ही ईमानदारी दिखाई थी, तभी इतने बड़े केस को पुलिस ने महज 10 दिनों में सॉल्व कर दिया था। इतने बड़े केस को 10 दिनों में सॉल्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। इस केस में पुलिस ने ये साबित कर दिया था कि आज भी कुछ पुलिस वाले अपनी ड्यूटी बड़े ही शिद्दत से निभाते हैं। पुलिस ने प्रियंका के कातिलों को जो सजा दी वो सभी उसी के लायक थे। अगर प्रियंका की बहन ने प्रियंका के कॉल करते ही कोई ठोस कदम उठाया होता तो आज शायद प्रियंका हमारे बीच होती। हमें कभी भी कोई चीज अजीब दिखे तो फौरन उसके खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर दूसरे इंसान में भेड़िया छिपा बैठा है जो सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश में रहता है। क्राइम की ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।